1 फरवरी जो कल सीटेट का जो पेपर हुआ है उस इंटायर पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें हर एक सेक्शन को या प्रत्येक सेक्शन को शामिल किया गया है। आपका सीडीपी, ईवीएस, हिंदी का मिक्स क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन खास तौर पे इंक्लूड किए गए हैं जो क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है या एक तरीके से आप डिफिकल्ट कह सकते हैं, जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है। बाकी तो जो कॉमन क्वेश्चन है जो आप भी जानते हैं बार बार पेपर में आ रहा है, आप बहुत अच्छे पढ़े भी हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा अवॉइड किया गया है और उन क्वेश्चन को खास तौर पे इंक्लूड किया गया है जो थोड़ा सा जानना जरूरी है या जिन बच्चों का आगामी दिनों में सीटेट एग्जाम है उनके लिए भी बेहतर काम कर सके। शुरुआत करते हैं और सीडीपी वाले सेक्शन से हम शुरुआत करेंगे आज के इस एनालिसिस पेपर का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन इसमें मिक्स है, जैसे सीडीपी आएगा, इसमें ईवीएस भी आएगा, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है या 2-3-4 क्वेश्चन जो फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन है वो आपके सीडीपी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है जैसे असेसमेंट एज लर्निंग स्टैंड फॉर। जो असेसमेंट एज लर्निंग है, सीखने के रूप में जो आकलन है वो क्या बात करता है या किस तरीके की बात करता है? तो वो 2 तरीके की बात करता है। जो असेसमेंट एज लर्निंग है, जो असेसमेंट एज लर्निंग है यानी सीखने के रूप में आकलन, तो ये अगर आप स्वयं असेसमेंट कर रहे हो इसमें आपका सेल्फ असेसमेंट आ जाता है। जो सेल्फ असेसमेंट है जब आप खुद के कामों को आप खुद ही जो है एक तरीके से जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, ये सब आपका असेसमेंट एज लर्निंग का पार्ट है। या दूसरा जो है वो पीयर असेसमेंट भी इसी में आ जाता है। पीयर असेसमेंट जो साथी समूह जो आपके साथ है एक दूसरे के कामों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आपका असेसमेंट कर रहे हैं, ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग है। ये आपका ड्यूरिंग सेशन होता है, जब काम चलता है, एक्टिविटी हो रही है और उसी दौरान वो एक्टिविटी कितनी सही है कितनी गलत है किस बात की जानकारी के लिए जब आप खुद से ही खुद के कामों पे रिफ्लेक्ट करते हैं या असेसमेंट करते हैं, ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है, जिसमें आप स्वयं भी कर सकते हैं या जो पीयर ग्रुप के लोग हैं, जो साथी समूह है, वो भी यहाँ इंक्लूड हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज निपुण वर्क फॉर। जो निपुण है जिसकी स्थापना 5 जुलाई 2021 में हुई थी, इसका श्रेय जाता है एक व्यक्ति है डॉक्टर रमेश पोखरियाल उनका। तो ये निपुण क्या बात करता है? ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो एक निपुण वर्ड है, जो हमको लगता है कि सीटेट के हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन इस साल 2022-23 वर्तमान सीटेट जो चल रहा है उसके हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो निपुण जो है ये एक समृद्ध शिक्षा की बात करता है, साक्षरता की बात करता है। अगर सबसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछे या इसका अगर मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है या मेजर ऑब्जेक्टिव जो है, तो एक तो ये साक्षरता की बात करता है कि बच्चे को साक्षर बनाया जाए, प्रत्येक बच्चे को इसके तहत निपुण बनाया जाए, पूर्ण बनाया जाए, साक्षर बनाया जाए। और दूसरी एक चीज जो मैथमेटिक्स है, जो आपका मैथमेटिक्स है या अर्थमेटिक्स है, उस गणित की समझ या गणित की शिक्षा हर एक बच्चे को होनी चाहिए, जिसको वो अपने रियल लाइफ में काम आ सके या अपने रियल लाइफ से जोड़ सके, या जो जीवन में जो गणित की एक उपयोगिता है उसको वह समझ पाए और साक्षर हो पाए। यही मेजर ऑब्जेक्टिव है आपके निपुण का। निपुण जो है जिसकी स्थापना आपकी 5 जुलाई 2021 में हुई थी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल का श्रेय जाता है इसकी स्थापना में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा इज डूइंग होमवर्क बिकॉज इफ शी डज नॉट मेक इट द टीचर विल स्कॉल्ड हर इन द क्लास। नेहा जो है अपने होमवर्क को जो क्लास में जो असाइनमेंट मिला हुआ है उसको इसलिए प्रिपेयर करती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो जो क्लास टीचर है, जो शिक्षक है, वो उसे शर्मिंदा करते हैं। या किस तरीके की मोटिवेशन है आप कह सकते हैं पूछ रहा है, ये कोलबर्ग के स्टेज से पूछ रहा है कि नेहा जो है वो किस स्टेज में है। तो लेवल 3 दिया हुआ है। कोलबर्ग ने अपने मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेज दिए हैं। 3 लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जो दंड से बचने के लिए, शर्म से बचने के लिए, आपकी एक तरीके से पनिशमेंट से बचने के लिए जब आप व्यवहार करते हैं या कोई क्रिया करते हैं इस तरीके से, ये आपका प्री कन्वेंशनल लेवल स्टेज है। प्री कन्वेंशनल लेवल ये आपका फर्स्ट लेवल है कोलबर्ग के मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी का। ये पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत अवस्था। जब बच्चा जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है, बच्चा जो जब है
आज्ञा का पालन इसलिए करता है ताकि उसको इनाम मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए, या फिर वह दंड न भोग पाए, दंड का भागी ना बने, लोग परिवार के लोग, समाज के लोग दंड न दे, इसलिए जब वो कोई अच्छा काम करता है तो ये प्री कॉन्वेंशनल लेवल में आता है। आपका सही आंसर है प्री कॉन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता को भूख लगती है, वह अपना टिफिन खा लेती है, फिर स्कूल में जब मिठाई बंटता देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। ये किस प्रकार का, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, जो इवान पावलोव एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया हुआ है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उनमें ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, इसको अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये आपका सही आंसर है अनकंडीशन रिस्पॉन्ड या अनकंडीशनल रिस्पॉन्ड। जब आप किसी जो नेचुरल चीजें नहीं है उसका भी जब एसोसिएशन आपके सलाइवा के साथ हो जाता है, आपके एक्शन के साथ हो जाता है, जब आप अनकंडीशन या अननेचुरल चीज के प्रति भी आप जब रिस्पॉन्स करने लगते हैं, ये आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, जो इसका सही आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पूछा हुआ है, विच कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुभाषावाद को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए किस तरीके का या कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इस सम्मेलन को भाषा संगम के नाम से जानते हैं। भारत सरकार द्वारा एक सम्मेलन कराई गई थी भाषा संगम, जिसके माध्यम से उसका उद्देश्य था कि जो आपका मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो बहुभाषावाद है, उसको प्रोत्साहित किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको आगे लाया जा सके। आपका सही आंसर है भाषा संगम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड। जो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं या किण्वन प्रक्रिया आप बोल सकते हैं, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, या अगर आप हिंदी में जाने तो इसको किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, जो एक लैक्टोसिस एक तरीके की बैक्टीरिया है जिसकी मदद से दूध दही बन जाती है। तो ये प्रक्रिया पूछ रहा है, तो आपका फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है या किण्वन एक प्रक्रिया है जिसकी मदद से दूध से दही बनता है, या दूध जो है रूपांतरित हो जाता है दही में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। हमारे धरती पे, पृथ्वी पे कितने प्रतिशत जल की जो मात्रा है वो आगमन है या शुद्ध जल है? तो शुद्ध जल की मात्रा आपको 3% है, 3% आपका फ्रेश वाटर है हमारे अर्थ पे। अगर पृथ्वी पे टोटल मात्रा पूछे कि कितना फ्रेश वाटर है, आपका फ्रेश वाटर तो 3% है। 3% ही अम्लीय जल है, जिसमें लवण की मात्रा कम है या पीने योग्य जल है, उसका मात्रा है 3%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि ढेर सारा गणित जानने से ज्यादा उपयोगी यह जानना है कि गणित कैसे किया जाता है। एक व्यक्ति है, ये पूछ रहा है, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मानते हैं कि बहुत सारी गणित जानने से अच्छा है कि आप ये जाने कि गणित क्यों या गणित को हम कैसे यूज कर सकते हैं, या कैसे एक तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो ये कहा हुआ था, एक व्यक्ति है डेविड व्हीलर। जो डेविड व्हीलर है एक व्यक्ति, इन्होंने कहा हुआ था सबसे पहले कि आपको गणित, बहुत ढेर सारी गणित जानने से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा उपयोगी है कि आप ये जाने कि गणित को करना क्यों है और गणित को करना कैसे है। इसका सही आंसर है डेविड व्हीलर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेक द बिहीव, हु मेक द बिहीव। जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको कौन प्रिपेयर करता है, कौन बनाता है? तो जो वर्कर बीज है, जो काम करने वाले छत्ते में जो है, एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम सिर्फ अंडा एक लिए करना है। एक जो है वो मेल जो होते हैं, जो मधुमक्खी में जो मेल है वो कुछ काम नहीं करते, वो दिन भर छत्ते में ही बने रहते हैं। लेकिन ये जो पूछ रहा है कि हु मेक द बीहीव, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको कौन प्रिपेयर करता है? तो आपका सही आंसर है जो वर्कर बीज है, जो काम करने वाली जो मधुमक्खियां है वही उस छत्ते का निर्माण करती है या उसको बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? तो आप जानते हैं जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट।
जब मेल और फीमेल, हम जानते हैं कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट और जेंडर जो है, ये जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये एक सामाजिक संरचना है। और सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिसमें मेल और फीमेल होता है, लेकिन ये जो जेंडर है ये आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। समाज द्वारा ये दी गई नाम है जो आपके काम के अनुसार, रंग के अनुसार, वस्तुओं से जब किसी पर्टिकुलर जेंडर को जोड़ के देखा जाता है तो ये जेंडर जो नाम है ये सामाजिक संरचना या समाज द्वारा दिया गया है। लेकिन जो मेल और फीमेल का जो डिवाइडेशन है वो आपका बायोलॉजिकल है। तो जब सेक्स पूछे तो वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और जेंडर जो है वो आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो आपका सही आंसर है जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेवरेबल इमोशन इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसके लिए एक फेवरेबल इमोशन कौन सा हो सकता है आपके चार ऑप्शन में से। तो तीन जो ऑप्शन है वो आपका नेगेटिव है, एक पॉजिटिव ऑप्शन है जिसका नाम है लव। जो प्यार है, जिस वस्तु से जिसको आप पसंद करते हैं, जिस वस्तु को आप पसंद करते हैं, जिससे लगाव होता है, जिस काम को आप पसंद करते हैं, उसको आप आंतरिक रूप से तैयार होते हैं या आप उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं या करना चाहते हैं। तो फेवरेबल इमोशन जो है, जो आंतरिक चीज जो आपको बाध्य करती हो किसी चीज को करने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा से, तो वो आपका ऑप्शन में जो चार ऑप्शन है उसमें से सही आंसर है आपका लव, प्यार। किसी वस्तु से जुड़ाव होता है, लगाव होता है, प्यार होता है, तो आप इंटरनली उस चीज को करने के लिए बाध्य होते हैं या एक तरीके से आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच द प्राइमरी सोशलाइजेशन फॉर ए यंग चाइल्ड। जो छोटे बच्चे हैं उनके प्राथमिक समाजीकरण का कौन सी एजेंसी उनकी प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा है। तो फैमिली जो है, फैमिली परिवार जो है ये आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे नियरेस्ट और सबसे पहले जो उसका इंटरेक्शन है वो अपने परिवार में होता है, माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन है उसके साथ। तो सबसे नियरेस्ट जो है, इसीलिए बोला जाता है कि फैमिली इज द मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। जो एक समाज है उस समाज का एक छोटा रूप है आपका परिवार। तो परिवार जो है ये प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, या जो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है उसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है परिवार। तो पूछा हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है उसका हिस्सा कौन सा है, तो सही आंसर है फैमिली या परिवार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सरकारी योजना जो स्कूली शिक्षा के समान अवसरों और सीखने के समान परिणामों के बारे में बात करती है उसको किस नाम से जानते हैं। जो समान शिक्षा की बात करती है तथा सभी के लिए जो एजुकेशन है उसके लिए बात करती है उसको होल एजुकेशन, उसको हम बोलते हैं होल एजुकेशन या समग्र शिक्षा। ये एक सरकारी योजना है समग्र शिक्षा या होल एजुकेशन, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को या प्रत्येक बच्चे को जो है वो शिक्षा का अधिकार है और सबको बराबर तरीके से, इक्वल तरीके से, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे ताकि ओवरऑल जो नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, वो उस शिक्षा के माध्यम से अपने आप को बेहतर कर सके और ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट हो सके। इस एजुकेशन को, ये जो योजना है, ये जो प्रोग्राम है, इसको होल एजुकेशन या समग्र शिक्षा के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो एनईपी हमारा 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उससे एक क्वेश्चन है कि वो किस फॉर्मेट पे बेस्ड है या किस फॉर्मेट पे वो आधारित है या उसका ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो एनईपी 2020 जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो हमारा बेस्ड है 5+3+3+4 मॉडल पे। आपका एनईपी 2020 आपका बेस्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ढांचा है वो 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 मॉडल में बेस कर दिया गया है। अब जो है एक बच्चा 3 साल के एज से उसकी स्कूली शिक्षा शुरू हो जाएगी, पहले में प्ले स्कूल में, फिर आंगनबाड़ी में, और उसके बाद जो है वह फिर 1 और 2 और 3, 5 क्लास में वैसे वैसे होकर हायर एजुकेशन तक की बात ये करता है। और ये अब 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात एनईपी 2020 करता है। तो जो ये स्ट्रक्चर पे, जिस ढांचे पे ये आधारित है, वो है आपका 5+3+3+4 मॉडल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यकता या सुनने की समस्या वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा प्रभावी प्रक्रिया नहीं है।
तो जिन बच्चे को सुनने में दिक्कत है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं जिनको सुनने में कठिनाइयां है, उसके लिए आप टेक्टाइल मटेरियल का प्रयोग करें। दृश्य वाले जो आपके जो आइकॉनिक है, जिसको बच्चा देखता है, देख के सुनता है, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत है, वह देख के समझता है। तो पिक्चर वाले, सिंबल वाले, जो पिक्चर वाले बुक है, जो सिंबल वाले चीजें हैं, वो ज्यादा आप यूज करेंगे। जो देखने वाला हो, आइकॉनिक हो, वो ज्यादा यूज करेंगे। क्या नहीं करना है, तो आप लेक्चर नहीं देंगे। व्याख्यान जो है, लेक्चर जो है, इसका सही आंसर है लेक्चर। आप व्याख्यान नहीं देंगे क्योंकि बच्चा जो है वो हियरिंग इंपेयरमेंट में है, बच्चे को सुनने में कठिनाई है, तो आप सुनने वाली मटेरियल उसके पास कब अवेलेबल कराएंगे और वैसी चीज अवेलेबल कराएंगे जहां वो पिक्चर के थ्रू देख सके, चीजों को रिलेट कर सके, समझ सके, सिंबल के थ्रू जो आइकॉनिक हो, इसको वो टच करे, देखे, वैसे मटेरियल का प्रयोग करेंगे। खास तौर पे जो हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे हैं, जो हियरिंग इंपेयरमेंट है, जिनको सुनने में कठिनाई है, वैसे बच्चों के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher should prepare a student। एक शिक्षक को एक बच्चे को कैसा प्रिपेयर करके किस तरीके से तैयार करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका मोटिवेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, जिसमें 3 तरीके की ओरिएंटेशन की बात होती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम सही जान लेंगे। इसका आंसर है मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन। फिर हम बात करेंगे कि ये मास्टरी ओरिएंटेशन क्या है। यानी जब आप निपुणता के लिए, बच्चे के ओवरऑल नॉलेज के लिए, उसके उस एक चीज पे, पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब निपुणता लाने के लिए जब कोई बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है, कोई शिक्षक लेता है, उस शिक्षक के माध्यम से जब ओवरऑल चीजों की जानकारी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने विकास के लिए जब वो पढ़ता है, ये मास्टरी ओरिएंटेशन है। अब हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन में 3 प्रकार की ओरिएंटेशन है। जो ओरिएंटेशन है वो 3 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। आपका पहला है मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन, जब बच्चा जो है वो निपुणता के लिए पढ़ता है, चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, अपनी इच्छा से, ऐसे बच्चे जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, जिनको शिक्षा का महत्व अपने पूरे जो जीवन है उसके हर एक पक्ष को बेहतर करने के लिए, चीजों में निपुणता लाने के लिए, अपनी समझ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जब वो चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, ये आपका मास्टरी ओरिएंटेशन है। दूसरा है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है जब आप सीटेट की पढ़ाई जो है वो इसीलिए कर रहे हैं, चीजों को इसीलिए सीख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप सीटेट के एग्जाम में परफॉर्म कर लें। जब आप सीटेट के एग्जाम में सिर्फ परफॉर्म करने के लिए 90 मार्क्स के लिए जब आप पढ़ते हैं, ये आपका पढ़ना, ये जो उद्देश्य है, ये आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। जब आप चीजों को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर फील्ड में आप सिर्फ प्रदर्शन कर पाए और आप रिजल्ट ला पाए, लेकिन जब आप सीटेट को समझने के लिए, इसके सब्जेक्ट के हर एक चीज से, हर एक पक्ष को बेहतर करने के लिए, ओवरऑल जानकारी के लिए जब आप पढ़ते हैं, ये आपका मास्टरी ओरिएंटेशन है। और तीसरा है फेल्योर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। जब आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ते हो, अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, जब आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं कि आपको जो है वो एटलीस्ट आप फेल ना हो। यानी यहाँ तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में तो हो सकता है कि आप सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहे हो, 110 120 नंबर, ज्यादा से ज्यादा आप नंबर गेन कर पाए, आपको नॉलेज से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है। लेकिन फेल्योर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन जो है, वहां तो सिर्फ आप इसलिए काम कर रहे हैं, या आपका जो एक्शन है वो इस चीज पे बेस्ड है कि आपको एटलीस्ट फेल्योर ना मिले, आप जो है वो 60% या 90 नंबर आप सीटेट में गेन कर पाए, अल्लाह पाए। आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सीटेट पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप टीचर्स मंत्रा से जुड़े हैं, 1000 तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं ताकि आप फेल ना हो, आप सीटेट को क्रैक कर ले, सिर्फ आप पास हो जाए। ये 3 प्रकार की आपकी ओरिएंटेशन है या उद्देश्य है, जिसको लेकर के एक बच्चा किसी काम को करता है या पढ़ाई करता है। पहला है मास्टरी ओरिएंटेशन, दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, और तीसरा है ये फेल्योर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। इसी के साथ आपके क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो समाप्त होता है। बाकी आपका कॉमन क्वेश्चन है जो पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, गार्डनर से जो क्वेश्चन था, जो बार-बार रिपीट हो रहा है, पहले भी आए हुए हैं, आज भी आता है, उन क्वेश्चन को हमने खास तौर पे शामिल नहीं किया है। उस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है जो क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिनका आगामी दिनों में सीटेट एग्जाम है वो ये एनालिसिस पेपर जरूर देखें। ये काम की चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेंगे। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा नए एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहे, निरंतर ध्यान रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।